हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का मिनी मॉक टेस्ट सेट नंबर 3। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले वाले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा, जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया और इसी तरह से आगे कंटिन्यू भी रहेगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया जा रहा है जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस हैं। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे इस सीरीज़ को देखिए और फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हम जानते हैं कि 1929 में किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार के हरिहर क्षेत्र, जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं, वहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पे याद रखें 1929। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे। तो बिहार के किसान नेता की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे स्वामी विद्यानंद भी थे और स्वामी सहजानंद भी थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का संबंध तो बिहार के किसान नेता के संबंध में कुछ है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट होगा। 1 और 2 को यहाँ पे टिक कर सकते हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बिहार स्पेशल प्रोवाइड कराया है, उसका मास्टर वीडियो मैंने दिया था, लेकिन कुछ पार्ट्स का शायद अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोग उसको देख लेना, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। पटना में नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था वो 16 अप्रैल 1930। 16 अप्रैल 1930 यहाँ पे करेक्ट होगा सी। जनरली हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जब स्टार्ट किया था तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के उन्होंने नमक सत्याग्रह को तोड़ा था। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे पहला नमक सत्याग्रह जो कि स्टार्ट हुआ था सारण और चंपारण जिले में, लेकिन अगर पटना की बात करें तो पटना में ये 16 अप्रैल 1930 को रहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि चौकीदार कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे अनुराग सिंह। अनुराग सिंह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर सबसे कम है किस जिले की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा तो रोहतास का है, लेकिन सबसे कम जो है वो पूर्णिया का है। ठीक है, पूर्णिया का कितना आता है ये भी याद रखिएगा। पूर्णिया का साक्षरता दर जो है वो 51.08%। ठीक है, 51.08% हो जाता है। और इसमें पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया सबसे कम है, और महिला साक्षरता में सबसे कम की बात करें तो फीमेल साक्षरता में सबसे कम सहरसा हो जाता है। ठीक है, सहरसा। लेकिन सबसे ज़्यादा में पुरुष और महिला दोनों में रोहतास आगे है। चलिए अगला सवाल। 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार सजाना है। कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं चौरी चौरा जो हिंसा है ये 1922 की घटना है। ठीक है, 1922, जिसमें असहयोग आंदोलन को फिर स्थगित कर दिया गया था। सेकेंड, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो है ये 1909 की घटना है। थर्ड पॉइंट देखें दांडी यात्रा, तो ये 1930 में हो जाएगा। और चौथा पॉइंट मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 होगा। अब अगर हम सजाना चाहें तो सबसे पहला हम 1909 को रखेंगे जो कि 2 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और 3, यानी 2 4 1 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी को टिक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। लाला हरदयाल इसके प्रमुख थे। 1 नवंबर 1913 को इसका गठन होता है। और जब बात कर रहे हैं कि आधार स्थल कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। इसी तरह से अगर आप रोज़ाना वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा, सूफी संतों के मकबरे की बरकत यानी आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा को कहा जाता था जियारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये जो कथन है वो किस भक्ति संत ने दिया था? तो गुरु नानक ने दिया था। ठीक है, सिखों के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारक पर ग्रहों की हवाओं का स्वरूप निर्भर करता है? किस कारक पर ग्रहों की हवाओं का स्वरूप निर्भर करता है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि महासागरों, समुद्रों और नदियों के स्थानों पर, पृथ्वी की गति पर और सूर्य के स्पष्ट पथ के बाद दबाव बेल्ट के स्थानांतरण पर, यानी उपरोक्त सभी पर यह निर्भर करता है। तो डी बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र खगोलीय पिंड है जिसकी सतही तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण पाए गए हैं। तो शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है वो टाइटन होता है। टाइटन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप ये बताओ कि यूरोपा किसका उपग्रह है? ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि यूरोपा किसका उपग्रह है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है HDI का हिस्सा नहीं है? इसमें हम जानते हैं कि 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। HDI में 3 चीज़ें शामिल होता है। इन 3 चीज़ों में स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा शामिल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा, डी को टिक करेंगे, ये चीज़ गलत है। ठीक है, 1990 में सबसे पहली बार ये HDI बनाया गया था, महबूबुल हक और अमर्त्य जो सेन थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक है? तो अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक हैं अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल होता है। तो 1 और 3 होगा, 1 और 3 यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो बताइए कि सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ध्यान देना, यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स, छोटी माता। ये जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला एक रोग होता है। और बाकी जैसे आप जो देख रहे हैं टाइफाइड, क्षय रोग जैसे हम टीबी के नाम से जानते हैं, और हैजा, ये सभी के सभी जीवाणु या फिर बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देखिए हैजा के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे एक नाम से याद रखना, विसूचिका भी कहा जाता है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे हैजा के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि अन्योन्य प्रेरण की SI इकाई क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण की SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट हेनरी होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये बनता है कि फर्ग्यूसन जो कॉलेज है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कौन संबंधित है? इस कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखा है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1858 में की गई थी। उस समय मुंबई के जो गवर्नर थे सर जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी स्थापना के लिए 1200 रुपये चंदा दिया था। इन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वह दोष जिसके कारण व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, यानी कि वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब निकट की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु को नहीं देखते, निकट की वस्तु को देख पाते हैं तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे सी होगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करते हैं?
तो क्या बताया गया है, 2 पर 3 और 3 पर 4, ठीक है। यानी 2 अक्षर वाला जो रहेगा, जैसे दूर, तो दूर पर हम लोग उत्तल का इस्तेमाल करेंगे, 3 अक्षर वाला उत्तल। और जैसे 3 अक्षर वाला है जैसे निकट, तो निकट के लिए 4 अक्षर वाला इस्तेमाल करेंगे, वो है अवतल, ठीक है, अवतल। तो ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न कि गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किस से बचाता है। तो जो गोताखोर होते हैं उन्हें देखते होंगे कि आप, एक स्पेशल टाइप का सूट होता है उनका, एकदम लगता है कि शरीर से चिपका हुआ है, और वो उच्च दबाव से खुद को बचाने के लिए ऐसा इस प्रकार का सूट पहनते हैं। ऑप्शन डी। हीलियम और ऑक्सीजन जो होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का वो सिलेंडर में गैस भरा होता है, ये भी याद रखिएगा। पाथुरा घाट विद्रोह किससे संबंधित है। पाथुरु घाट विद्रोह किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होगा किसानों के विद्रोह से संबंधित है। पाथुरु घाट विद्रोह किसानों के संबंध से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाता है। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय। एक छोटा सा क्वेश्चन आप ये बताओ कि इनके नाम के पहले जो राजा आपको दिख रहा है वो किन्होंने ये नाम दिया था, यानी राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो किसने दिया था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। असत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, देखिए इसका उल्लेख 25 से 28 में किया गया। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में, ठीक है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म है, ये पॉइंट गलत है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, तो ये चीज़ गलत होगा, ऑप्शन डी, जो कि असत्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 39 के ए जो है, इसमें बात कहा गया कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसको कहते हैं। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैम्बर कहते हैं लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं किसे, गोदावरी को। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो कि 12मासी नदी है वो है कावेरी, ठीक है, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सघन खेती का संबंध किससे है। सघन खेती का संबंध किससे है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, इसको कहते हैं सघन खेती, ठीक है, ऑप्शन सी। टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। टपकन सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। आय वितरण, आय वितरण, ऑप्शन सी। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ठीक है। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हो, उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हो, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब किसी कर्ण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे उच्च बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होगा बताइए। उसका त्वरण जो होगा वो नीचे की ओर होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 201 लाइक,
ठीक है, 201 लाइक आपको करके जाना है, तब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जहाँ n किसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये नाभिक हो गया और इसका निकटतम जो हमारा कोष हो गया ये होगा, ठीक है, उसकी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये बनता है, ये बनता है। तो मान लो कि ये जो नाभिक है इसके निकटतम K L M और इसी तरह से N, इस तरह से आगे बढ़ता है K L M N। तो मैंने आपको बताया कि K L M N इनको जो होता है वो 1 2 3 4 इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 सेल की संख्या से मान लो कि डिनोट कराता है। तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² हो सकता है, ठीक है, 2n² हो सकता है। तो यहाँ पे जो n किसके बराबर, कहने का मतलब जो n है वो डिनोट कर रहा है 2n² को। तो 2n² कहने का मतलब क्या हुआ कि n अधिकतम संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे k में देखिए 2 होता है, k में 2 होता है, l में आपका कितना होगा 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहले वाला में 2 कैसे होगा, यहाँ पे कहने का देखिए k में 2 आएगा, क्यों आता है, तो अगर मैं k के जगह पे 1 रखता हूँ क्योंकि इसमें 1 है, तो 1 के स्क्वायर करूँगा तो 1 2 गुने 1 बराबर 2, तो 2 बनेगा। और दूसरे अगर l में पूछा है कि l सेल में दूसरा जो सेल है उसमें कितना होगा, तो l का मान कितना है 2 है, और अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी की 8 रहेगा, यानी पहले में 2 आता है, दूसरे में 8 आता है, तीसरे में उसी तरह से देखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 9 9 दूना 18, ये आपका बन जाएगा इस तरह से। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होगा, तो यानी पहले सेल में पहला जो निकटतम सेल है उसमें 2 से अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं क्यों होता है, 2n², आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 39 का जो 4 है इसमें कहा गया कि महिलाओं पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया। समान नागरिक संहिता 44 आता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखना गांव के निवासियों ने बाढ़ प्रबंधन के संबंध में सरकारी उपेक्षा के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में 2024 के चुनावों का बहिष्कार किया। तो खोखना जो गांव है ये पड़ता है आपका सुपौल के अंतर्गत, और इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, इस तरह से इन्होंने कहा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है। यहाँ पे 23-24 की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा 23-24 में नाबार्ड के द्वारा बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान जो किया गया वो 10,372.86 करोड़, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार यानी कि वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड जो है प्राप्त करने वाली रूमी परवीन बिहार के किस जिले से संबंध रखती है। रूमी परवीन यहाँ पे किशनगंज से संबंध रखती है, तो ऑप्शन सी होगा। अच्छा, किशनगंज के बारे में एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, अगर हम बात करें कि शिशु जनगणना बोल रहा हूँ, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो शिशु लिंगानुपात अगर मैं देखा था तो शिशु लिंगानुपात में किशनगंज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात किशनगंज की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है कि संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल यानी यहाँ पे PKC ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लिंक परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। तो इस परियोजना में जो शामिल राज्य है एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चेन्नई में हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा खेल के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र जो राज्य है उन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीता, ऑप्शन डी।
66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का पुरस्कार किसको मिला? तो बेस्ट म्यूज़िक एल्बम का, ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का पुरस्कार मिला है दिस मोमेंट को। ठीक है, दिस मोमेंट को, ऑप्शन सी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, 58वें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो सी को टिक कर सकते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज हमने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन देखा और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने लाइक्स का टारगेट आज रखा है 201, तो प्लीज़ आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।